Today is 4th of November and I am on 3-day visit to Osho Resort, Koregaon Park, Pune. Yesterday I went, today also I will go. Yesterday and today and tomorrow, full day, 3-day program costed me 2,500 bucks plus this robe for 1,300 bucks plus another white robe like this for 1,300 bucks and some food vouchers, expensive food vouchers like 200 bucks for a salad ball and 295 rupees for a paneer masala bowl and I think 40 rupees for a roti and 200 for uttapam and 100 for a cup of tea and 80 bucks for coconut water. So it was not in my agenda to visit Osho Resort Pune this time, but I always wanted to visit and see what is there. तो पहली बात तो आश्रम यहाँ पर नहीं है. यहाँ पर क्या है, कोरेगांव पार्क में ओशो इंटरनेशनल रिसॉर्ट है. रिसॉर्ट इज़ अ हॉलीडे, इज़ अ वैकेशन, इज़ अ रिक्रिएशनल लग्जूरियस प्लेस, एनी काइंड ऑफ रिसॉर्ट. और रिसॉर्ट के पास में बहुत शानदार सा फ्री गार्डन है, ओशो गार्डन है. राइट नाउ आई एम इन ओशो गार्डन. Any kind of recording and clicking images in Osho International Resort is not allowed. And daily entry for Osho Resort is 1,000 rupees, जिसके अंदर वो कुछ सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक मेडिटेशन के इवेंट्स होते हैं, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ डांस वगैरह होता है और ओशो की टॉक सुनाई जाती हैं. मतलब वही सब जो सुपीरियर उत्सव में होता है, उसका 10% क्वालिटी, 10% एफिशिएंसी, 10% उसके अंदर गहराई के साथ यहाँ पर होता है. लेकिन क्या है कि सुपीरियर उत्सव में और ओशो रिसॉर्ट में आने में ज़मीन आसमान का फ़र्क ये है कि यहाँ पर एक बहुत ही शानदार सा लग्जूरियस, आइसोलेटेड, बहुत क्लीन, शांत और एरी और खुला और फुल लग्जूरियस प्लेस बना दिया है, जिसकी वजह से जो गरीब, गुलाम, बेवकूफ़ टाइप के लोग होते हैं, मतलब किसी का बैंक बैलेंस देखकर तो आप चेक नहीं कर सकते कि वो कितना समझदार होगा या कितना तमीज़ वाला आदमी होगा. बट ये डिग्री की तरह है, जैसे कि डिग्री वालों को बुला लेते हैं ना जॉब के लिए, तो इस बात की गारंटी तो नहीं है कि जिसके पास डिग्री होगी वो समझदार आदमी होगा और जिसके पास डिग्री नहीं होगी वो बेवकूफ़ आदमी होगा. लेकिन अब किस किस के मुंह में टेम्परेचर डाल के चेक करते रहे थर्मामीटर, किस किस के दिमाग में थर्मामीटर बेवकूफ़ी का और IQ का डाल के चेक करते रहें, तो वैसे ही इन लोगों ने और दुनिया के बहुत सारे संगठनों ने, बहुत सारी ऐसी लोकेशंस ने ये फॉर्मूला अपनाया है कि तुम पैसा दे दो और अंदर आ जाओ. तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि इंसान 1,000 रुपये प्रतिदिन का देकर आएगा तो कुछ तमीज़ से आएगा और तमीज़ से रहेगा. तो अंदर नियम कानून बहुत हैं. तो ऋषिकेश में भी लगभग सारे हमने आश्रम एक्सप्लोर किए और सारे जो कानून थे उनके वो आपको आकर बताए. एंड आई ऑलवेज लाइक रूल्स एंड लॉज. कानून होना बहुत ज़रूरी है. हम तो जाते ही पता कर लेते हैं चाय की दुकान पर कानून क्या है, रेस्टोरेंट में कानून क्या है, होटल में कानून क्या है, रिसोर्ट में कानून क्या है. तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि सुबह से 6 बजे से कुछ डायनामिक मेडिटेशन होता है, फिर कोई नाद ब्रह्म मेडिटेशन, देन कुंडलनी मेडिटेशन, एंड देन दिस मेडिटेशन, दैट मेडिटेशन, एंड देन म्यूज़िक एंड डांस, कुछ पेंटिंग, चित्रकारी, बस इसी में पूरा दिन निकल जाता है. तो जैसे कि मैंने बताया कि जो चक्र एक्सरसाइजेज होती हैं TOS की और सुपीरियरिटी की, उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है. लेकिन एक ओशो की टीचिंग्स की वजह से वहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है सब लोगों में.
और थोड़ा प्रीमियम है। और जो लोग उसको बोलते हैं कि महंगा है तो बिल्कुल भी नहीं है। 1000 रुपये पर डे इज़ वेरी वेरी चीप, वेरी वेरी चीप। कोरेगांव पार्क जैसी जगह में तो 2000 रुपये 3000 रुपये मिनिमम एक कमरा मिलता है होटल का, उसमें बस आपको सोने को मिलता है। तो कोरेगांव पार्क का बहुत हवा बना हुआ था हमारे दिमाग में, लोगों ने बहुत हवा बना रखा था कि पुणे बेसिकली बहुत हवा है, तो पुणे को 10 दिन से आकर हम पूरा रगड़ रहे हैं। ज़िंदगी में वो सारे इल्यूजन्स जो आपकी डिज़ायर का फॉर्म ले लेते हैं और आपको एक कॉम्प्लेक्स में डाल देते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत महान चीज़ है, बहुत सुपीरियर चीज़ है, बहुत एलिट चीज़ है, उसके करीब जाकर उस धुंध में उस मृग मरीचिका के अंदर घुस के उसको एक्सपीरियंस कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे दिमाग में ये बहुत एक प्रकार से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल रखा था कोरेगांव पार्क के प्रति, पुणे के प्रति, जर्मन बेकरी के प्रति, जर्मन बेकरी के आगे ईरानी कैफ़े के प्रति, ओशो रिसोर्ट के प्रति कि बहुत तो सुपीरियर लोग आते हैं और पता नहीं क्या है यहाँ पर। तो हम 3 दिन पहले आए, सीधे जर्मन बेकरी में घुस गए और वहाँ पर पूरा का पूरा उसको एक्सप्लॉइट करके, मतलब अच्छे से शांति से माइंडफुली अपना काम करके, खा पी के जी के लोगों से बातचीत करके उसका सारा का सारा इल्यूजन हमने ख़त्म कर दिया। फिर हम ईरानी कैफ़े गए, पूरा इल्यूजन ख़त्म कर दिया। ईरानी कैफ़े ज़ीरो फॉर मी, जर्मन बेकरी इज़ ज़ीरो फॉर मी, ओशो गार्डन इज़ ज़ीरो फॉर मी, ओशो रिसोर्ट इज़ something for me. And I recommend every superior to visit Osho Resort. Osho Resort, Osho not ashram. Osho Resort, I recommend every superior to visit at least once, just for one day. और ये जो रोब है ना, मैंने बताया है कि अंदर 1300 का मिलता है और बाहर 650 का मिलता है। और वाइट रोब भी बहुत मैंडेटरी होता है शाम के एक इवेंट का, बट उसको भी यदि आप स्किप कर दें तो वाइट रोब का पैसा भी आप बचा सकते हैं। और नियम कानून बहुत हैं और समय समय पर नियम कानून बदलते रहते हैं, क्योंकि एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है। तो गूगल पर आप जाएंगे तो इसके रिव्यूज़ काफ़ी नेगेटिव भी मिलेंगे। 2010 का एक रिव्यू हमने पाया था, उसका टाइटल था द वर्ल्ड वांट्स टू बी चीटेड। तो 14 साल के अंदर तो काफ़ी कुछ बदल गया और वो आर्टिकल आप जाके पढ़ लेना, तो वैसा कुछ नहीं है, बट स्टिल दे आर वेरी वेरी माइंडफुल टुवर्ड्स द डेकोरम ऑफ द प्लेस। और क्या बताना था हमको कि मेडिटेशन यहाँ पर होता है। और हाँ, बदनाम गली, कोरेगांव पार्क की गली नंबर 1 जिसके अंदर ओशो रिसोर्ट है, वो एक बदनाम गली है। और गली जिसके अंदर कुछ काम बुरा हो, गली जिसके अंदर काम कुछ बुरा हो, और ऐसी गली जो किसी ऐसे बुरे काम के विचारों पर आधारित हो, फिर वो बदनाम हो तो भी ठीक है। लेकिन सच्चाई हम आपको बताएं, जो लोग ऐसा मानते हैं कि ओशो के पुणे आश्रम के अंदर कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, पहली बात तो ओशो का पुणे आश्रम कोई है ही नहीं। ये तो एक इंटरनेशनल 5 स्टार रिसोर्ट है। एंड दिस इज हाउ अ गुड रिसोर्ट शुड बी, नॉट लाइक अननेसेसरी। वहाँ पर आपने कुछ एसेसरीज लगा रखी हैं, 20-20, 30-30 हज़ार के अपने स्वीट बना रखे हैं, कुछ भी खाने पीने का चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है। नो नो नो, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, क्लीनलीनेस, स्पेस, शांति, सुकून। कोई कचरा गरीब गुलाम टाइप का सन्यासी नहीं, धोती पहन के आगे और बीड़ी पी रहा है कोने में बैठ के और भंबोले कर रहा है। नो नो नो, जोर बादा बुद्धा। तो जिन लोगों को लगता है कि ओशो के पुणे आश्रम में कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, उनको पहली बात तो ये क्लियर कर देना ज़रूरी है कि ओशो रिसोर्ट है, और जैसे रिसोर्ट होते हैं वेकेशन और रिक्रिएशन के लिए, वैसे ही प्रकार का ये एक रिसोर्ट है, लेकिन एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में। तो क्या हुआ, ओशो की कल टॉक सुनाई गई, उस टॉक के अंदर वो सेक्सुअल जोक मार रहा। तो सेक्सुअल ह्यूमर के तो हम बिल्कुल खिलाफ हैं। सेक्सुअल ह्यूमर मत करो, आप मेल फीमेल इंटरेक्शन का और अट्रैक्शन का क्या करना है, सीधे उसके ऊपर बात करो और उसके ऊपर एक्शन दिलाओ कुछ।
तो करीब 200 लोग जमा थे। अच्छा बाय द वे, वो जो एक ट्रायंगुलर पिरामिड टाइप का जो मेडिटेशन सेंटर है, उसका भी हमारे दिमाग में तस्वीरों, रील्स और वीडियोस के माध्यम से एक हवा बना रखा था कि बहुत भारी चीज़ है ये। उसके अंदर भी कल पूरा दिन जाकर कई घंटों मेडिटेशन करके, पूरा घूम फिर के, नाच के, चिल्ला के, कूद के, लेट के, सो के, पूरा का पूरा उसका हवा हमने क्लियर कर दिया। टुडे अगेन आई विल गो, टुमारो ऑल्सो आई विल गो। तो ओशो क्या है कि वहाँ पर 200 आदमी वहाँ पर बैठे हुए थे कल इवनिंग मीटिंग में, वाइट रोब पहनकर, वाइट कपड़े पहनकर। तो कुछ सेक्सुअल जोक मार रहा और सन्यासी हंस रहे और लड़कियां भी हंस रही। वेरी वेरी इनकॉन्ग्रुएंट एंड इनऑथेंटिक। अब क्या हुआ, रात के 9:30 बजे पेंटिंग का कार्यक्रम शुरू हुआ, पेंटिंग, ड्राइंग वगैरह। तो सब लोग बना रहे अपने अपने हिसाब से। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब लोग एक दूसरे से मिल रहे जुल रहे हैं, बहुत इंटरेक्टिव हो रहे हैं और बहुत टची हो रहे हैं और मेल मेल आपस में गले मिल रहे हैं और प्यार बरस रहा है और लड़कियाँ नाच रही हैं आधी नंगी होके या पूरी नंगी होके, या सेक्स को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। नथिंग लाइक दैट। क्योंकि जब पेंटिंग का टाइम आया तो मेरे सामने एक फिरंगी लड़की बैठी हुई थी, वो भी पेंटिंग कर रही थी और पूरी पेल सी थी, पेल वाइट चमकीली, उसके बाल भी सुनहरे सुनहरे, उसने काला कपड़ा पहना हुआ था। शाम के टाइम रेगुलर ड्रेस वॉज अलाउड। तो मैं उसको देख देख के उसकी पेंटिंग बनाने लगा, बिकॉज इट वॉज सपोज टू बी ऑटोमेटिक, नथिंग प्री डिसाइडेड, नथिंग प्री कंसीव्ड इन माइंड। तो मैं उसको देख देख के बनाने लगा। उसका मैंने पूरा ये नीचे वाला हिस्सा बनाया ब्लैक में और कुछ हल्के येलो कलर से उसका फेस बनाने लगा, फिर ब्लैक कलर से उसके बाल बनाने लगा। तो इतने देर में मेरा बगल वाला क्या बोलता है कि ये कौन है, माइकल जैक्सन। मैंने बोला काम ही खराब कर दिया तूने। फिर हमने उस शीट को हटा दिया, फिर हमने नई शीट ली। एक नया आइडिया आया, उसमें रंगों का प्रयोग करते हुए हमने डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस करते हुए एक फीमेल बनाई। उसके सामने डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन कलर्स को बैलेंस करते हुए एक मेल बनाया। उनके नीचे आग लगा दी और नीला नीला चांद बना दिया, पीला पीला सूरज बना दिया। जो पीला पीला सूरज था उसके चारों तरफ नीले नीले रंग की रोशनी बना दी और जो नीला नीला चांद था उसके चारों तरफ पीली पीली रोशनी बना दी और बीच बीच में लाल लाल रंग की आग भी बना दी। लड़की के बगल में बंदूक बना दी, लड़के के बगल में तितली बना दी, दिल बना दिया। और डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन रंगों का प्रयोग करते हुए लड़के और लड़की के दोनों हाथ हमने जोड़ दिए। तो लोग एकदम अरे दूर दूर से वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, वाह वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओ वाह। सब बुढ़े जवान फिरंगी देसी। लेकिन जब ये लोग ऐसे वो वाह कर रहे थे ना, नाइस नाइस, मैंने क्या किया, पुरुष के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, उसके लिंग को एकदम बढ़िया से बड़ा करके दिखा दिया और उसको मैंने स्त्री के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको भी बड़ा सा फ्लैशिक बनाकर उन दोनों को जोड़ दिया और उन दोनों का संभोग दिखा दिया। तो भाई साहब सब लोगों ऐसा सन्नाटा हो गया, सब लोग इधर उधर देख रहे और दूर दूर से देखकर कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। आप समझ रहे हैं? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि स्त्री पुरुष के आकर्षण के मामले में, सेक्स के मामले में जितने टिमिड और अनकंफर्टेबल और क्लोज्ड सोसाइटी में इस बदनाम गली के बाहर के लोग, अंदर भी उतने ही नो फीमेल इंटरेक्शन, नो मेल फीमेल इंटरेक्शन, नो एक्सेप्टेंस फॉर इंटीमेसी, नो एक्सेप्टेंस फॉर सेक्स एंड ऑल दैट, नथिंग 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 नथिंग, एब्सोल्युटली जीरो कॉस्ट में बदनाम गली। प्लीज अंडरस्टैंड। कुछ हो रहा हो तो फिर भी हो, कुछ हो ही नहीं रहा। अरे जब हम राजस्थान में थे, हम तो बॉयज स्कूल से पढ़े हुए हैं, बट राजस्थान की कोचिंग में जब हम गए आईआईटी कोचिंग में, तो हमने देखा कि आईआईटी कोचिंग में जाने वाले ये तो अजमेर के सुपीरियर लोग हैं
यहाँ तो मिक्स करके लोग पढ़ाई करते होंगे, बट वहाँ पे भी हमने देखा कि लड़कियाँ अलग 2-4 रो बना के बैठती हैं और पढ़ाई होती है। फिर हमको लगा कि चलो ये तो अजमेर है, कोटा जाएंगे तो कोटा में थोड़ा मिक्स करके होगा, कोटा में भी अलग आगे फ्रंट में 3-4 रो बना के लड़कियाँ बैठती हैं और पढ़ाई करती हैं। हमने सोचा चलो राजस्थान है, कोटा है, IIT जाएंगे तो IIT में तो ऐसा नहीं होगा। तो IIT में तो पहली बात तो लड़कियां ही बहुत कम, और जितनी भी वो 2-4 वो भी अलग बना के अपना फ्रंट रो में राइट में कॉर्नर बना के अपना काम करती हैं। फिर हमको लगा कि अब बॉम्बे की कोचिंग्स में पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ ऐसा नहीं होगा, तो दादर, फोर्ट, CST, बोरीवली, अंधेरी, कल्याण, डोंबिवली, एवरीवेयर सेम चीज़। फिर हमको लगा चलो ये तो मुंबई का कुछ मराठी कल्चर है कंजर्वेटिव, दिल्ली जाएंगे, नोएडा जाएंगे, गुड़गांव जाएंगे, वहाँ ऐसा नहीं होगा, वहाँ की क्लासेस में भी ऐसा ही भाई साहब। और यहाँ भी ओशो इंटरनेशनल सेक्स गुरु के आश्रम में भी ऐसा ही, लड़कियाँ अपना अलग ही ग्रुप बनाकर मेडिटेशन वगैरह कर रही हैं और उसी में इंटरेक्टिव हो रही हैं, फिरंगी के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं। हाँ, जो देसी लोग होते हैं जो थोड़े सोशल डायनामिक्स में एकदम फ्रंट पे होते हैं, तो वो आदमी तो उसका तो कोई संबंध ही नहीं है, वो ट्रेन में है कि प्लेन में है कि 5 स्टार में है कि गरीबी स्टार में है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं प्लेस का जो डेकोरम है, जो वहाँ की फ़िलॉसफी है, उसको डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि समझ गए ना। तो और हमें क्या कहना है, और सुपीरियर सोसाइटी के एक व्यक्ति मयंक, ऑर्थोपेडिक MD, दिल्ली सफदरजंग के डॉक्टर भी कल हमें यहाँ मिल गए। और क्या बताएं, और ओवरऑल नाइस एक्सपीरियंस, मज़ा आया। और कुछ बातें याद आएंगी तुम भी नेक्स्ट टाइम।